ज्यादातर स्कीम जिनका मतलब बहुत अच्छे से फायदा लेना चाहिए वो तो केवल 20% किसानों को ही फायदा मिल पाता है। और उसमें भी कई ऐसे फार्मर हैं जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। अब यहाँ क्या है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की हम लोग बात करते हैं तो आज केवल 85% आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। रिसेंटली बजट के अंदर भी ये मेंशन किया गया था कि उनको ही आपका किसान क्रेडिट कार्ड का जो है फायदा लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि पैसे की नीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है किसी भी बिजनेस को या खेती को भी चलाने के लिए। तो जो पैसा है वो आज भी किसान किससे लेता है, एक मिडिल मैन आड़तीए से लेता है, जमींदार से लेता है। जो कि हमारा कहीं ना कहीं 1998 के अंदर जब केसीसी आया था तो सरकार ने उस टाइम पर कोशिश की थी कि इस चीज को कहीं ना कहीं जमींदार का जो एक चंगुल है किसान के ऊपर उसको कम किया जाए, मिडिल मैन का चंगुल जो है उसको कम किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो युवाओं को खेती की तरफ लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। आज हम जानेंगे खेती से जुड़ी स्कीम्स के बारे में जिससे किसानों को फायदा मिले। वेलकम अजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपने बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी नमस्कार, सबसे पहले सभी साथियों को। और दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह जाखड़ है। मैं एमडी और फाउंडर एग्रीमेंटर्स। मैंने 2019 में एग्रीमेंटर्स एज ए इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और तब से लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गाइड कर चुका हूँ। और उसी के साथ में खुद हम खेती भी करते हैं और साथ में आने वाले टाइम के लिए जो नई खेती की तकनीक है जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है या प्रिसीजन फार्मिंग है, ऐसे इक्विपमेंट या फिर ऐसी टेक्निक को लगातार यूज करते जा रहे हैं जिससे हमें खुद को अपने खेत के ऊपर कुछ डिफरेंस या अंतर देखने को मिला। और मुझे लगा कि यार इन चीजों को शेयर भी करना चाहिए, युवा साथियों तक पहुंच सकते हैं। जी अजय जी, और खेती को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मॉडर्न टेक्निक और नॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। तो बताइए कि आप अपने चैनल के माध्यम से कैसे युवाओं को ये मदद कर रहे हैं। देखिए, एक तो हम मदद करते हैं उन बच्चों को जो कि आगे की स्टडीज में पढ़ना चाहते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि टाइम टू टाइम उन लोगों को जो रिसेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स आती हैं उनके बारे में बताया जाता है। और जब भी मौका मिलता है किसी किसान के यहाँ पर विजिट करने का जो कि अच्छी खेती कर रहे हैं, जैसे कि हम खुद भी अपने खेत के अंदर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम उनकी भी वीडियोस लगातार टाइम टू टाइम अपने चैनल के ऊपर उन लोगों को बताते हैं या दिखाते हैं। और दूसरा, अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे कोई किसान है, अगर कोई अच्छी खेती कर रहा है तो उसने अगर किसी प्रकार का कोई नया इनोवेटिव अगर किया है तो मुझे लगता है कि वो चीजें उन बच्चों को दिखाने से उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है। आज एग्रीकल्चर के जो युवा हैं, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो उतना कई बार मतलब खुद इन्फ्लुएंस नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर एमबीए बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो है वो रन कर लिए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर मशरूम कल्टीवेशन है या इसके अलावा जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको बनाने के लिए कंपनीज हैं। तो इनमें अगर आप लोग देखोगे तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट उतने नहीं मिलेंगे जितने की नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं लाखों की जॉब छोड़कर, करोड़ों की जॉब छोड़कर, विदेश की जॉब छोड़कर और वापस भारत में आकर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो वीडियोस या वो कंटेंट और वो जो उनकी मोटिवेशन अगर ये लोग देखें तो मुझे लगता है कि उससे इनको फर्क पड़ सकता है। और यही हम लोग ट्राई भी करते हैं कि इन लोगों को बार बार बताया जाए, क्योंकि मेरा हमेशा एक ही फोकस रहा है कि हम एक डायरेक्शन में ना रहकर हम डाइवर्सिफाइड अगर डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे कि केवल एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं है, एग्रीकल्चर में पशुपालन भी है, डेयरी उद्योग भी इसी में आ जाता है, सीड प्रोडक्शन, जैसे कि आजकल बहुत सारी क्रॉप्स के सीड को प्रोड्यूस कर क्योंकि आपको पता है आईसीआर नई नई वेराइटीज को लॉन्च करते हैं तो उनके पास लिमिटेड आपका फील्ड है। तो आईसीआर के द्वारा भी आपका या एनएससी के द्वारा भी जो आपका फील्ड है उसमें सीड उतना प्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो उसी सीड को अगर हम मल्टीप्लाई करके मार्केट में सेल करेंगे तो हाई रिटर्न गेन कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग ओपन किया जा सकता है। आपका मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर जो है, जैसे कि आपको पता है आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड है, तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहीं ना कहीं अगर जो मैन्योर्स की रिक्वायरमेंट है, कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर उसको सेल किया जाए। इसके अलावा फ्लावर कल्टीवेशन की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करते हैं, कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं, तो इनके माध्यम से इन बच्चों को एक बूस्टअप मिल सकता है और उसके साथ ये आने वाले टाइम में इनको अडॉप्ट कर सकते हैं और उससे ये अपने आप को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोटिवेटेड फील करके और इससे आगे जो है अपनी
ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सरकार किसान भाइयों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती है, पर जानकारी ना होने के कारण वो उसका लाभ किसान नहीं उठा पाते हैं। तो कौन सी स्कीम्स है जिससे किसान भाइयों के लिए मतलब फायदेमंद हो? जी, देखिए, स्कीम्स की अगर हम बात करें तो वाकई में धरातल स्तर पर अगर बात की जाए तो किसानों को बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है। और सही मायने में देखा जाए तो हमारे भारत के अंदर करप्शन एक ऐसी चीज है जिसके कारण ये स्कीम जो है वो धरातल पर पहुंच ही नहीं पाती है। और ज्यादातर जो स्कीम है उनका फायदा जो 7% किसान है जिनकी आमदनी ये कह सकते हो कि काफी ज्यादा है, वही किसान ही इसका फायदा उठाते हैं। और आप, ये मेरा कहना नहीं है, आप अगर रिसेंट डेटा देखोगे तो पता चलेगा कि केवल जो ऊपर के 30 से 40% किसान हैं उनको ही, और 30 से 40 भी नहीं, ज्यादातर स्कीम जिनका मतलब बहुत अच्छे से फायदा लेना चाहिए वो तो केवल 20% किसानों को ही फायदा मिल पाता है, क्योंकि एक्सटेंशन सर्विस हमारे इंडिया की उतनी अच्छी नहीं है। और उसमें भी कई ऐसे फार्मर हैं जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। अब यहाँ क्या है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की हम लोग बात करते हैं तो आज केवल 85% आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, रिसेंटली बजट के अंदर भी ये मेंशन किया गया था, उनको ही आपका किसान क्रेडिट कार्ड का जो है फायदा लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि पैसे की नीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है किसी भी बिजनेस को या खेती को भी चलाने के लिए। तो जो पैसा है वो आज भी किसान किससे लेता है, एक मिडिल मैन आड़तीए से लेता है, जमींदार से लेता है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं 1998 के अंदर जब केसीसी आया था तो सरकार ने उस टाइम पर कोशिश की थी कि इस चीज को कहीं ना कहीं जमींदार का जो एक चंगुल है किसान के ऊपर उसको कम किया जाए, मिडिल मैन का चंगुल जो है उसको कम किया जाए। तो उस लेवल से आज भी जो है सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वो उतना अच्छे से नहीं पहुंचा है। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है जिसके अंदर क्या होता है कि मिट्टी की जांच होती है। तो अगर मिट्टी की जांच प्रॉपर टाइम पर कर ली जाए तो उससे क्या होता है कि हर किसान भाई क्या करता है, सबसे ज्यादा उर्वरक जो है खेतों में डालता है, और उर्वरकों को डालने से क्या होगा कि एक तो जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म होती जा रही है, नेचुरल फर्टिलिटी जिसको हम लोग बोल देते हैं वो कम होती जा रही है। और साथ में सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि जो आपका फर्टिलाइजर को एक्सेस में यूज किया जाता है तो उससे इनपुट कॉस्ट किसान की बहुत ज्यादा हो जाती है, और इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी एक अच्छी स्कीम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हम स्टोरेज हाउस की बात करते हैं या फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग फील्ड में डेवलप करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट आपका लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम, जैसे कि आपका मेगा फूड पार्क के अंडर में एक माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए जो है स्कीम है जिसके अंडर में किसानों को सब्सिडी दी जाती है। और इवन दो जो एफपीओ है, जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तो 80% तक सब्सिडी है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए की कॉस्ट है तो 80,000 तो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो 20,000 ही तो लगे सारे। तो उसके साथ किसान अगर इनका फायदा उठाता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन स्कीम की नॉलेज किसान तक नहीं है, और बहुत सारी ऐसी इनपुट को परचेज करने के लिए भी सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है वो भी नहीं है। लेकिन जैसे कि एक स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये लगभग सभी किसानों को इसको फायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें अगर थोड़ा सा और एडिशन किया जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा और ये कहीं ना कहीं बजट के ऊपर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और इंक्रीमेंट किया जाए तो एक फार्मर की इनकम एंश्योर हो जाती है, तो उससे भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है या फिर आपका एमआईडीएच, हाँ, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर स्कीम है, ठीक है, तो इन स्कीम्स का फायदा किसानों के द्वारा लिया जा सकता है। और जैसे कि जो स्कीम्स के बारे में बहुत सारे फार्मर्स को जानकारी नहीं होती है, वैसे ही फार्मर्स को फसल बीमा या फिर क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो वो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अच्छी स्कीम है। इसके माध्यम से क्या है, जैसे हम लोग अपने जीवन बीमा करते हैं, हमारा खुद का अगर कहीं भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अगर हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उस केस में क्या होता है कि हमारा जो खर्चा होता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तो अगर हमारी कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी के अंदर, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो हॉस्पिटल में काफी बड़ा बिल बन जाता है, और उस बिल को एक मीडियम परिवार के लिए भुगतना बड़ा डिफिकल्ट होता है। उसी प्रकार से अगर किसान की फसल किसी भी एक अकारण, मतलब मौसम का कारण हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है, उसके कारण अगर खराब हो जाए तो किसान जो है उस इंश्योरेंस को यूज कर सकता है और इंश्योरेंस का प्रयोग कर कर वो कुछ पैसा उस कंपनी से ले सकता है। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कि हरियाणा की बात करूं, अभी रिसेंटली एक एग्जांपल हमने देखा था,
जिसमें क्या हुआ था कि कंपनी ने डायरेक्टली मना कर दिया था। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कंपनी ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया था कि हम आपका जो इंश्योरेंस जो है पैसा वो रिटर्न करते हैं, प्रीमियम रिटर्न करते हैं, लेकिन हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। क्योंकि अब ये सबसे बड़ा कारण बनता है। तो उसमें गवर्नमेंट, अगर मुझे लगता है कि कहीं इंटरमीडिएटरी के तौर पर अगर काम करे और उसमें अगर एक अच्छे से ये इस चीज को ऐड करे कि भाई इंश्योर करे कि आपको इंश्योरेंस पे करना ही पड़ेगा। और दूसरा, उसमें अगर हम बात करें तो जो मार्जिनल फार्मर है, जो छोटे किसान है, उनके लिए मुझे लगता है कि इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, उससे कॉस्ट गवर्नमेंट के ऊपर उतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी फायदा जो है उस मार्जिनल जो छोटा किसान है उसको हो जाएगा। क्योंकि वो 200 रुपए भी, कई बार ऐसा लगता है कि क्या किसान 200 रुपए या 2000 रुपए भी पे नहीं कर पाता। सच्चाई ये है कि कई बार किसान के पास अपना डेली जो खर्चा है या जो सब्जी या रोटी लाने का पैसा है वो भी किसान के पास नहीं होता है। ये सच्चाई है। और ये उस किसान की सच्चाई है जो बहुत छोटा है, जिसके पास अगर हम बात करें तो जुताई जो है वो 2 एकड़ या 3 एकड़ या उससे भी कम है। उस केस में उस किसान के पास उतना पैसा नहीं होता। और कई किसान ऐसे भी हैं जो कि लैंडलेस है, या वो क्या करते हैं, ठेके पे लेके या रेंट पे लेके खेती करते हैं। तो उन लोगों के पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर मेरे को लगता है मार्जिनल किसान, केवल जो 1 हेक्टेयर से जिनके पास जमीन कम है, उनका अगर इंश्योरेंस गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाए, और दूसरा बाकी किसानों को इसके बारे में अवेयर किया जाए और गवर्नमेंट खुद इसमें प्रॉपरली जांच करे और इंटरमीडिएटरीज के तौर पर काम करे, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा ज्यादा मिल सकता है। और दूसरी तरफ अभी गवर्नमेंट ने एक और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट आपके डेटा है, लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटलाइज करने का काम किया है। और उसके माध्यम से अगर आपका जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रॉप फेल हो जाती है, खराब हो जाती है, उसका अगर प्रॉपर एक्यूरेट डेटा अगर रिकॉर्ड किया जाए और पर पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें ना एक पर्टिकुलर लोकेलिटी जो होती है, एक रीजन जो होता है, उसके आधार पर बीमा दिया जाता है कि उस रीजन में भाई इतना एवरेज प्रोडक्टिविटी है, और उससे उस किसान का नुकसान हो जाता है जिसकी फील्ड की एवरेज प्रोडक्टिविटी से काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी, और उसको यहाँ पर उतना फायदा नहीं मिलता। और खासकर उन किसानों को उसमें ज्यादा फायदा मिल जाता है जिनके लैंड की प्रोडक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि लैंड में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कभी कहीं पर आप लोग देखोगे सोइल उतनी अच्छी नहीं है, कहीं पर आपका पानी उतना अच्छा नहीं है, और कहीं पर सोइल और पानी बहुत अच्छा होता है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्टिविटी उस रीजन की कम होने के कारण उस किसान का नुकसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर लोकेशन स्पेसिफिक इसमें आपके अगर डिसीजन लिए जाएं, और लोकेशन स्पेसिफिक अगर जो आपके लॉसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, एलोकेट किया जाए, और उसी के अकॉर्डिंग अगर उनको इंश्योरेंस मिले, तो मेरे को लगता है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है और उसका किसान ज्यादा फायदा भी उठा सकता है। तो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले जो नया यूनियन बजट आया है, तो उसमें किसान भाई के लिए आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखता है? जी, देखिए, एक्चुअली क्या है कि यूनियन बजट अभी आया है। अपॉर्चुनिटी क्या दिखता है और अपॉर्चुनिटी क्या है, इन दोनों में बड़ा एक डिफरेंस आता है ना। जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो स्कीम स्टार्ट की है, जैसे धन धान्य योजना है, या फिर मखाना बोर्ड है, या फिर अगर हम बात करें तो रिसेंटली डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी हद तक फोकस रखा है। कॉटन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी वाला टारगेट किया है, या फिर जो पल्सेस की प्रोडक्टिविटी या पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मिशन स्टार्ट किया है। अब गवर्नमेंट ने इन सभी के अंदर एक फोकस ये रखा है, एक तो कि जितनी भी हम लोग नई वेराइटीज प्रोड्यूस करेंगे उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो। क्योंकि अगर हम डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर हमारे देश की प्रोडक्टिविटी की बात करें क्रॉप्स की, तो वो काफी कम है। और गवर्नमेंट अभी इसी चीज पे फोकस कर रही है कि जो नई वेराइटीज अगर आए, जैसे कॉटन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, पल्सेस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर ओवरऑल फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, गवर्नमेंट ने ये रखा है कि हम नए सीड्स को लेकर आएंगे जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा। अब जैसे मौसम बदल रहा है तो उसके अनुसार जो वेराइटीज है वो भी नई आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। और उसके अनुसार वेराइटीज अगर आएगी तो किसान उत्पादन को भी बढ़ा लेगा, वो भी एक अच्छी बात है। और आने वाली वेराइटीज अगर जैसे फॉर एग्जांपल बायोफोर्टिफाइड है तो वो भी और ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर किसान का अगर खेत में उत्पादन ज्यादा होगा तो उससे प्राइस भी उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसके साथ में जैसे हमने पल्सेस की बात की, तो इसमें एग्जांपल पल्सेस का अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि हम पल्सेस में अपने आप को, या ऑयल सीड में हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखोगे तो अरहर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी डिक्रीज की गई है, कम कर दी गई है, घटा दी गई है। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा, तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आई थिंक सो 1990 या 1980 के आसपास की बात है। 1980 के अंदर भारतीय सरकार के द्वारा एक कोऑपरेटिव बनाकर और ऑयल सीड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिसीजन लिया गया था।
1990 तक काफी हद तक हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें तो सेल्फ सफिशिएंसी आ चुकी थी ऑयल सीड प्रोडक्शन को लेकर। मशरूम का येलो रेवोल्यूशन का आपने नाम सुना होगा, उस टाइम पर उसमें आपका ऑयल सीड का प्रोडक्शन काफी हद तक ज्यादा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, 1991 में आकर सरकार को पता नहीं क्या सूझता है, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को ऑयल सीड के ऊपर कम कर दिया। लगभग आपका इंपोर्ट ड्यूटी में कम होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, पाम ऑयल मलेशिया से और इन कंट्री से आना स्टार्ट हो गया। 80% हमारा देश इंपोर्ट पर लगभग कहीं ना कहीं रिलाई कर रहा है ऑयल सीड के लिए। और हमारा जो देश का ऑयल सीड प्रोडक्शन है वो लगभग 70% तक कम हो चुका है 1990 से अब तक। तो ये जो बदलाव है, उस टाइम पर भी आपका एकदम से वो ऑयल के लिए, जैसे मैंने आपका कोऑपरेटिव की बात की थी, तो वही उसी प्रकार का कोऑपरेटिव बनाकर ऑयल सीड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का स्टेप तो लिया गया। और वहीं अब बजट की बात करें तो उसमें भी स्टेप तो लिया गया है और स्टेप अच्छे हैं और बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज आपका कम कर दिया जाएगा तो ओवरऑल हमारे देश का जो किसान है उसका ओवरऑल जो प्राइस है क्रॉप्स का वो कम होता चला जाएगा। उसको जो एमएसपी प्राइस है वो भी मार्केट में नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि जब तक एमएसपी प्राइस किसान का, अब जैसे प्रेजेंट टाइम आपको पता होगा एमएसपी A2+FL मेथड पर दिया जाता है, जिसके अंदर एक तो इनपुट कॉस्ट और दूसरी फैमिली लेबर, यानी कि जो फैमिली के परिवार के जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनका जो कॉस्ट होता है, उसकी लेबर कॉस्ट होती है, वो उसमें ऐड की जाती है। लेकिन जैसे कि किसान अभी आपको पता होगा धरने पे बैठे भी हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं और वो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं एक लीगलाइज फॉर्म में। मैं मानता हूं कि एमएसपी को शायद लीगलाइज फॉर्म में उतना करने की जरूरत नहीं भी है और जरूरत है भी, अगर दोनों पर्सपेक्टिव देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसान को सही दाम वैसे भी मिल जाए तो किसान एमएसपी की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि किसान को एक तो एक्चुअल प्राइस जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है एमएसपी, वो जब तक लीगल गारंटी नहीं है तब तक दिया भी नहीं जाता है। ये भी सच्चाई है। केवल गेहूं और आपका चावल का प्राइस है जो एमएसपी किसान को मिलता है और केवल 6% भारत के किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी मिलता है, बाकी 94% फार्मर्स को एमएसपी नहीं मिलता। और भारत के अंदर आपके बिहार की अगर हम बात करें, जहां पर लोगों के पास जमीन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रोडक्शन अच्छा करने के बावजूद मेज का, वीट का, आपका राइस का, उनका प्राइस उनको बहुत कम मिलता है। इन बजट के ऊपर जो जितनी भी स्कीम आई है, इनके ऊपर अगर प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया गया, इनका इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं किया गया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बाकी इंप्लीमेंटेशन तब पता चलेगा जब आने वाले टाइम में जो इंप्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी स्कीम्स आई थी लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन ना होने के कारण आज भी वो स्कीम कहीं ना कहीं धरातल के रूप पर नहीं आ पाई है और उनका उतना फायदा उन किसानों को नहीं मिल पाया जो कि ग्राउंड पर हैं या फिर जो छोटे किसान हैं और जिन किसानों को वाकई में फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि आज देखिए 47% जो है हमारे देश के अंदर फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करने वाले, यानी कि लगभग 50% जनता जिस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है। और उस जनता को अगर प्राइस उतना कम मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा अभी बजट के अंदर ये भी मेंशन किया गया था कि जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं या नॉन एग्रीकल्चर जॉब है उनसे आपका जो इनकम है उनका ज्यादा इंक्रीज हुआ है और जो एग्रीकल्चर में इनकम है वो उतनी इंक्रीज नहीं हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शिफ्टिंग है, जो हम पहला क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि युवा एग्रीकल्चर में क्यों नहीं आ रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण यहाँ पर बनता है। तो अजय जी, अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है वो क्या है और किसानों को इससे क्या फायदा मिल सकता है। जी देखिए, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है, इसमें मेनली सबसे पहला प्रायोरिटी ये रखा गया है कि जो किसान की जमीन है उसको डिजिटली उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। इससे क्या होगा, एक तो किसी किसान के पास जमीन कितनी है इसका रिकॉर्ड रहेगा, एक किसान की एक प्रकार से आईडी बन जाएगी उस जमीन की, किसान की, जैसे हम आधार कार्ड को देखते हैं वैसे ही किसान की एक आईडी इसके अंदर बन जाएगी, जिससे उस किसान के पास कितनी जमीन है, किस किस क्रॉप को वो ग्रो करवाता है। तो उससे क्या होगा, एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान होगा जो कि सबसे अच्छा है यहाँ पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे ओवरऑल हमें देश के अंदर पता चलेगा कि वाकई में कितना प्रोडक्शन होता है और किस किस क्रॉप को वो लगातार पिछले 2-3 साल में ग्रो करवा रहा है। और वहां पर जो एक बार जो लैंड के डिस्प्यूट्स होते हैं ना गांव में, क्योंकि आपको पता होगा जमीन के काफी डिस्प्यूट्स चलते हैं, तो वो मेरे को लगता है काफी हद तक इससे कम हो जाएंगे, क्योंकि जब उसका लैंड टोटली ऑनलाइन और वो भी खासकर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अगर किया जाएगा तो उससे फायदा होगा। और वहीं अगर हम बात करें तो लैंड में हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करवाया गया है, ठीक है, और वो पिछले कई सालों से किस प्रकार की क्रॉप को ग्रो करवा रहा है। तो इससे हमारा जो एक क्रॉपिंग सिस्टम है उसको आइडिया लगेगा और उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या पिछले सालों में प्रॉब्लम आई है, आने वाले टाइम में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी किसी पर्टिकुलर रीजन के बेसिस पर, क्योंकि देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है
और डाइवर्सिटी के बेस पर अगर प्रॉपर डिसीजन लिया जाए कि किसी लोकेलिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वहां पर उसी के अकॉर्डिंग अगर आने वाले टाइम में स्कीम्स और जो आपके सपोर्टिव सिस्टम और मैकेनिज्म और एक्सटेंशन प्रोग्राम अगर रन किए जाएं, तो उससे उन किसानों को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अगर हम एक तो ओवरऑल जो आपका लॉन्च करते हैं और एक हम लोकेशन स्पेसिफिक करते हैं, तो उसमें बड़ा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें आपका रीजन और लोकेलिटी के बेस पर जो है इंश्योरेंस दिया जाता है। तो अगर वही आपका लोकेशन स्पेसिफिक और एक फील्ड स्पेसिफिक अगर उनको एलोकेशन मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा, और उनको जो है उसी पर्टिकुलर रीजन या लोकेलिटी जिसके अंदर प्रॉपर आपका क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्रॉपिंग सिस्टम को लेकर जो लगातार वो फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर नई स्कीम्स को जनरेट किया जाएगा उस स्टेट के अंदर और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा। और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंदर वैसे तो देखो डिजिटलाइजेशन अभी इंडिया में स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उतना अच्छे से अभी तक नहीं चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि अगर आने वाले टाइम में इसको और ज्यादा बेटर इफेक्टिव वे के साथ किया जाए तो ये ज्यादा हो सकता है इफेक्टिव। और भी मतलब आने वाले टाइम में हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी अभी देखने के बाकी है, क्योंकि हमारे देश में अभी तक जो फार्मर्स है ना वो काफी उतने वो नहीं है, क्या बोलते हैं कि अवेयर्स नहीं है इसके बारे में, या फिर उनको नॉलेज नहीं है, या फिर उतना यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस उतने ज्यादा नहीं है ना। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या है और किसानों को इससे कैसे फायदा मिल सकता है? देखिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज जो है ना उसमें क्या है कि एक्चुअली ये किसानों को जो फर्टिलाइजर मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्टिलाइजर आपका पर न्यूट्रिएंट उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कितना प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, सल्फर कितना प्रेजेंट है, फास्फोरस कितना प्रेजेंट है, तो सिंगल एवरी न्यूट्रिएंट बेसिस पर उनको सब्सिडी मिलती है। ठीक है, लेकिन ये किसान को डायरेक्टली सब्सिडी नहीं दी जाती। ये क्या है कि किसान जब मार्केट से परचेज करता है तो कितना फर्टिलाइजर मार्केट से परचेज हुआ उस बेसिस पर उस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से ये सब्सिडी ट्रांसफर की जाती है कि भाई कितना फर्टिलाइजर जो है वो परचेज किया गया। तो इससे क्या होता है कि किसान को लेस प्राइस पर फर्टिलाइजर अवेलेबल हो जाता है और किसान अपने फील्ड के अंदर जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, उसको कंप्लीट कर सकता है एक लेस कॉस्ट के साथ। तो एक्चुअली में ये किसान की जो इनपुट कॉस्ट है फर्टिलाइजर के रूप में जो अप्लाई की जाती है उसको कम करने का एक अच्छा स्टेप भी है। और एक चीज यहां पर मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर जो है वो आपका कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी और किसान के लिए भी एक बर्डन बनता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडीज है उसको आपका उतना ना बढ़ाकर ये रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि इसके अंदर जो अल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको और ज्यादा बेटर तरीके से आपका इंप्लीमेंट में लाया जाए। जैसे कि अभी नैनो यूरिया की बात करते हैं, तो नैनो यूरिया से इफको ने प्रॉमिस किया कि बहुत सारा फायदा है इसको, लेकिन अभी पीएयू की स्टडी आती है कि उससे उतना फायदा नहीं हो रहा है। बहुत सारे किसानों ने, इवन दो मैंने पर्सनली उसको यूज करके देखा हुआ है, तो उसका कोई उतना फायदा निकल के नहीं आ रहा है ना। तो अगर हम इन चीजों को आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे नैनो यूरिया में एक अच्छा कॉन्सेप्ट मानता हूं, लेकिन अगर उसको मेरे को लगता है प्रॉपर स्टडीज के साथ और आने वाले टाइम में और इफेक्टिव तरीके से निकाला जाए तो ये शायद जो हमारा क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक कम हो सकती है। या फिर जो बायो फर्टिलाइजर की जो ऑप्शंस हैं उनको अगर ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, या फिर उनके ऊपर उनके बारे में किसानों को और अवेयर किया जाए, या फिर उनको लेस सब्सिडाइज रेट के ऊपर दिया जाए। इसके अलावा जैसे मैन्योर्स एंड कंपोस्ट है उनको आपका किसानों को बनाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, या फिर वर्मी कंपोस्ट को ज्यादा आपका प्रमोट किया जाए। तो इससे क्या हो सकता है, एक तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैसे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन काफी कम आता है और हमारे देश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फूड अवेलेबल नहीं हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज इसमें हो सकती है वो ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लिमिटेड आपका जो है इसके अंदर अमाउंट कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करने के लिए इसको एडिशन अगर किया जाए और धीरे धीरे इसका स्टार्टअप अगर किया जाए तो ये अप टू एक लिमिट काफी हद तक हमारी फर्टिलाइजर का जो यूज है उसको कम कर सकता है, जो कि मेरे को लगता है कि अच्छी बात हो सकती है। और फर्टिलाइजर सब्सिडी वैसे किसानों के लिए और खासकर अभी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन के लिए और ग्रीन रेवोल्यूशन को देखते हुए तो काफी अच्छी चीज है, लेकिन इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ये समय की डिमांड है, और वरना जो सस्टेनेबिलिटी जिसकी हम लोग अभी आने वाले टाइम में सोच रखते हैं वो शायद उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। जी, फार्म लेवल फूड प्रोसेसिंग किसानों के लिए एक अच्छा प्रॉफिट सोर्स है। क्या स्कीम है और उस स्कीम से मतलब कितना प्रॉफिट रहता है फार्मर्स के लिए? जी देखिए, एक्चुअली में अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग का काफी हद तक बेनिफिट है। इससे क्या होता है, एक तो किसान कहीं ना कहीं रिटेलिंग में आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसान ने क्या किया, अपने खेत के अंदर शुगर केन को प्रोड्यूस किया। अगर वो शुगर केन को मार्केट में बेचता है तो उसको एफआरपी जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उसी रेट पे परचेज किया जाएगा। लेकिन अगर किसान उससे गुड़ प्रोड्यूस कर मार्केट में बेचता है,
हमारे यहाँ पर आसपास में कई किसान हैं, लोकेलिटी में अगर चंडीगढ़ के आसपास की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि गुड़ को प्रोड्यूस करते हैं और 80 रुपए से किलो से लेके 100 रुपए किलो के बीच में वो गुड़ को बेच रहे हैं। अब सोच के देखिए कि अगर ये आपका गुड़ क्योंकि देखो टाइम भी लगा, उसमें लेबर कॉस्ट भी आई, सब कुछ आएगा, लेकिन फिर भी वो अपने प्रॉफिट परसेंटेज को इंक्रीज कर पा रहा है गुड़ या शक्कर बनाकर। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इसके साथ में जैसे पिकल बनाकर बेच सकता है, जैम, जेली, या फिर जैसे हम टोमेटो सॉस की बात करते हैं, तो आप खुद देखिए कि जो टमाटर आपका मार्केट में हमें चलो ठीक है ऑफ सीजन के अंदर कई बार 50 रुपए 100 रुपए किलो भी हो जाता है, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो 20 से 50 रुपए किलो के बीच में अगर टमाटर हमें मिल जाता है, तो वही आपका टोमेटो सॉस जो है वो कम से कम 3 गुना 4 गुना रेट पे हमें मिलता है। इससे भी ज्यादा कॉस्ट कई बार हो जाती है, और एक्चुअली जो टोमेटो का प्यूरी है वो तो उतना मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि अगर प्रोसेसिंग करते हैं तो आपका जो फूड, आपका जो प्राइस है उसको एक तो हम रिटेलिंग के तौर पर बेच सकते हैं जिससे कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट होगा और वो आपका खुद एक अच्छा प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है। और दूसरा यहाँ पर फायदा ये होगा कि उससे प्राइस आपका ज्यादा यानी कि प्रॉफिट जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, और ये 50% से लेके 200% तक भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो प्रोसेसिंग के साथ किसान अपनी इनकम वाकई में इंक्रीज कर सकता है, और इसका मैंने खुद ने एग्जाम्पल बहुत सारी जगह पर देखा हुआ है। बाकी सरकार की तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर है, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक तो सब्सिडी दी जाती है, दूसरा उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकार की तरफ से लोन और लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरीज परचेज करते हैं तो उस लेवल पर, तो जो कि एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो ये ऐसी स्कीम्स है जिनके द्वारा एटलीस्ट जो माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर किसान अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है अपने बिजनेस को, तो उनको इसके थ्रू बेनिफिट मिल सकता है। वो अपनी मशीनरीज या फिर आपका क्या कहते हैं कि बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं एटलीस्ट, और उनको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिल जाएगी। इन दी एंड हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों के लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए किसान भाई हो और खासकर युवा किसान भाइयों के लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें जैसे समाज बदल रहा है या फिर जो हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, या फिर जो समाज के विचार बदल रहे हैं, तो उसके आधार पर हमें भी अपनी खेती के अंदर बदलावों को लेकर आना ही पड़ेगा। और खासकर हम मार्केट में ठीक है सरकार से एक मतलब कहीं ना कहीं काफी हद तक हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है अपने प्राइस के ऊपर, लेकिन अगर हम प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स में आते हैं या फिर अपने आप में कुछ बदलाव लेकर आते हैं और हम कुछ नया सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम अपनी खुद की संभावनाएं बना सकते हैं और खुद अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी अपने प्राइस को खुद डिसाइड करती है। इनिशियल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये बहुत आसान हो सकता है अगर हम किसान एकजुट होकर एक साथ में आए, क्योंकि आज किसानों में जो सबसे बड़ी समस्या है वो एकता है। अगर आप लोग आंदोलन में भी देखोगे अभी किसानों को, तो वहां भी किसानों की जो एकता है वो कहीं ना कहीं कायम नहीं है। किसान एक दूसरे से बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, किसानों की यूनियन एक दूसरे से बटी हुई है। और अगर किसान एकजुट होकर आज भी ये बोल दे कि हम अपने प्रोडक्ट को तभी बेचेंगे जब आपका इसका प्राइस इतना दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी बिजनेसमैन की औकात होगी कि उस चीज को नीचे लेकर आया जाए। तो सबसे बड़ी है कि अपने आप को किसान एकीकृत यानी कि एक दूसरे के साथ संगठित होकर और मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और नई सोच और नए जो अपने क्या बोलते हैं कि डिसीजन लेने पड़ेंगे और कुछ आगे स्टेप लेने पड़ेंगे, जो कि हो सकता है कि इनिशियल में थोड़े से खराब भी हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट या फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो यही एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। बाकी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक इस सेशन को लेकर आए और मुझे इसके लायक समझा कि मैं लोगों को कुछ बता सकूं। धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि खेती से जुड़ी स्कीम्स के बारे में हमारे किसान भाइयों को अच्छा अच्छा जानकारी मिला होगा, और टूल्सविला टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी और सभी किसान भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद।